स्वागत है यूपीएससी वाला में। मणिपुर में हुई भयानक हिंसा के बाद, आगजनी के बाद वहां पे शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हो गया है। आर्टिकल 355 का आह्वान किया गया है। आर्टिकल 355 क्या कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो अब इसका क्या मतलब है कि केंद्र की जिम्मेदारी बनती है स्टेट्स को, राज्यों को प्रोटेक्शन देने की फ्रॉम बाहरी या अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस। अब इंडियन आर्मी, असम राइफल्स ने वहां पे स्टेटमेंट जारी किया कि हाँ, हर चीज काबू में है, सब ठीक है। तो इस न्यूज को थोड़ा सा हम एनालाइज करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि असल में हुआ क्या है और क्या वजहें थी। तो अगर हम कॉलोनियल पास्ट में जाएं, हमारे अंग्रेजी जब शासन हमारे इंडिया में था, उस समय हम देखते थे कि अंग्रेज इन जनजातियों को या जातियों को हमेशा अलग रखते थे, इनको मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ते थे। ये जनजातियां अपने हिसाब से अपना रहन सहन, खान पान, जीवन यापन अपना करती थी। जो मेनलैंड या मेन स्ट्रीम या मेन इंडियंस, ज्यादातर मेजॉरिटी इंडियन से अलग रहता था। फिर हम आजाद हुए। आजाद भारत में हमारे सरकारों का ये नीतियां रहती थी कि कैसे ना कैसे इन जनजातियों को, जो सेक्लूडेड हैं, आइसोलेटेड हैं, जो एकदम अलग हैं, इनको मेन स्ट्रीम, इनको विकास से जोड़ें, साथ ही इनका अपलिफ्टमेंट हो सके, इनका डेवलपमेंट हो सके, पर इनका अपना यूनिक और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। इनका कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनका रहन सहन, जीवन यापन, खान पान, सब हमें इनका प्रोटेक्ट करना है। और इसमें संविधान में भी, हर सरकार की नीतियों में भी ये साफ बात झलकती है। यही नेहरू जी का आदर्श भी थे, यही नेहरू जी की विजन भी थी। तो अब आप देखिए मणिपुर की डेमोग्राफी और पॉपुलेशन क्या है। मणिपुर में 34 जनजातियां हैं। तो इन जनजातियों में से मैतीस जो हैं, मैती कम्युनिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा आबादी है, 65% आबादी है, जो मध्य मणिपुर के बीच में रहती है, जो मध्य मणिपुर में रहती है, जो वो 10% एरिया है। बाकी एरिया पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे बाकी 35% आबादी रहती है, वो भी जनजाति है। अब इधर इशू क्या चल रहा है, यहां पे कई सारे डिविजन्स हो रखे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। हिंदू मैतीस हैं 53%, जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं। हिंदूज हैं, प्री हिंदूज हैं, जो हिंदुइज्म अपनाने से पहले से इनका अपना एक कल्चर था, अपना पॉलिथिज्म, ये लोग कई भगवानों की पूजा करते थे। उसके बाद मुस्लिम मैतीस भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं, मीजो ट्राइब्स भी हैं, कुकीज भी हैं। कुकी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब है, अभी ये बाद में इनका जिक्र करेंगे। अब आप ये देखिए हमारे संविधान ने कितना ज्यादा इनको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, कितने कितने सेफगार्ड लगा रखे हैं, क्या क्या प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 में जिसमें लिखा है कि आप हर जगह नहीं जा सकते हो फ्रीली, आपको कहीं जाने के लिए कोई स्पेशल परमिट चाहिए होगा, ठीक है। आर्टिकल 46 डीपीएसपी है, जिसमें स्टेट की ड्यूटी बनती है माइनॉरिटीज को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को अपलिफ्ट करना, इनके एजुकेशन इंटरेस्ट का ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 341, 342 नेशनल कमीशन की बात करता है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिर 330 से 335 जिसमें आरक्षण की बात है। तो हमारे संविधान ने आखिरी में 6ठे शेड्यूल में भी ये मेंशन किया हुआ है कि देयर विल बी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। ये जनजातियां ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में अपना जिले को, अपने कस्बे को कैसे चलाएंगे, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के, कि वो एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे एक बहुत अच्छी लोकल बॉडी ऑफ गवर्नेंस होगी और ये खुद को, अपने आप को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं। फिर ये तो इनके संविधान के सेफगार्ड्स हैं। अब आप ये देखिए आज का सिचुएशन क्या है। मैतीस कहते हैं कि हमको आना है एक शेड्यूल्ड ट्राइब में, हमको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दीजिए। ये रहते हैं मध्य मणिपुर में, जहां से कई सारे मुख्यमंत्री आ चुके हैं पहले से, ठीक है। ये और भी बातें कहते हैं, ये कहते हैं कि हमें चाहिए अपना आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन, हमें अपने आइडेंटिटी को यूनिकली और डिस्टिंक्टली बचा के रखना है, ठीक है। साथ ही ये कहते हैं कि हम बाकी पर्वतीय इलाकों में रहने वाली जातीय या जनजातियों का हम विकास देखते हैं और हम देखते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिल रही है। ये इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये इनको लग रहा है कि हिल ट्राइब्स को जो एडवांटेज मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो हमें नहीं मिल रही है। अब इनकी इस डिमांड को हिल ट्राइब्स हमेशा से नकारते हुए आए हैं, हमेशा से इस डिमांड का विरोध करते आए हैं। तो इनकी डिमांड क्या है, इनके पॉइंट क्या है। ये क्या कहते हैं कि पहली बात तो हम रहते हैं 90% पर्वतीय क्षेत्र में, हम मध्य मणिपुर में नहीं रहते हैं। और मध्य मणिपुर में रहने वाले इन मैतीस के पास ऑलरेडी 40 सीटें हैं विधानसभा में, यानी कि इनके पास लेजिस्लेचर में, विधायिका में पहले से रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है, जो इनके पास नहीं है। दूसरी बात ये बोलते हैं
कि मैतीस की जो अपनी लैंग्वेज है मणिपुरी लैंग्वेज पहले से ही 8वें शेड्यूल में मेंशन है, तो इनको और ज्यादा क्या दें? मणिपुरी लैंग्वेज पहले से मेंशन है 8वें शेड्यूल में। अब तीसरी चीज है कि इनका मैतीस ऑलरेडी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। मैतीस ऑलरेडी एससी और ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अब इन्हें एसटी में क्यों आना है? और हम हिल ट्राइब्स एसटी का जो रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स हम एंजॉय करते हैं, हम क्यों शेयर करें मैतीस से, जिनकी पॉपुलेशन पहले से बहुत ज्यादा है? याद रखिएगा, मैतीस के पास अब तक सबसे ज्यादा सीएम्स होने का रिकॉर्ड है। ठीक है, पास्ट में कई सारे सीएम्स यहां से आए हैं। ये इनके आर्गुमेंट्स थे, और इन्होंने क्या किया, कई साल से ये अपना आंदोलन कर रहे थे। मणिपुर हाईकोर्ट में इन्होंने पीआईएल डाली थी। पीआईएल को स्वीकार करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला था कि राज्य सरकार को हम निर्देश दे रहे हैं, प्लीज इनकी बात सुनिए। कई सालों से ये अपना विद्रोह कर रहे हैं, अपना विरोध कर रहे हैं, प्लीज इनकी बात सुनिए और इनके प्रपोजल को कंसिडर करके यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स को दे दीजिए अपना रिकमेंडेशन 4 हफ्ते के भीतर प्रेफरेबली, ये इन्होंने बोला। इसके बाद हुआ 3 मई को एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। उस मार्च में हुई हिंसा के बाद वहां पे आगजनी हुई, वहां पे कई सारी हत्याएं हुई। उसके बाद वहां पे पुलिस डिप्लॉय हुई, वहां पे असम राइफल डिप्लॉय हुई। फिर फाइनली हम देख चुके हैं कि कैसे कैसे वहां पे एक शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हो गया है। अब अकेला यही फैक्टर नहीं था, एविक्शन। ऐसे कई विलेजर्स थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, जो कई सालों से वहां रह रहे थे। सरकार ने कहा कि आप एंक्रोच कर रहे हो एक सरकारी जमीन पे, फॉरेस्ट आर स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो अब आप फॉरेस्ट से निकलिए और यहां से हटिए। अब ये कहते हैं कि हम तो पहले से यहां रहते थे। दूसरा, कुकी इंसर्जेंसीज। मैंने आपको बताया था कुकी ट्राइब एक है, मिजो ट्राइब। ये कुकी ट्राइब ने वहां पे कई बार आंदोलन किए हैं, आगजनी की है, कई बार फायरिंग करी है पुलिस पर्सनल्स पे। तो फाइनली कुकी ट्राइब ने अपनी इंसर्जेंसी रोक के इंडियन आर्मी के साथ और सेंटर के साथ एक ट्रीटी करी, सीज फायर किया कि अब से हम कोई हमला नहीं करेंगे। पर इस 10 मार्च को इन्होंने अपना सीज फायर वापस रिवोक कर लिया। इन्होंने कहा कि नहीं, सीज फायर खत्म, अब अटैक्स होंगे और अब जितना वायलेंस होगी वो होगी। ये भी इशू है। तो ये सारे इशू कल्मिनेट होके हम देख रहे हैं मणिपुर में इतना ज्यादा बवाल हुआ है। नाउ व्हाट, अब आगे क्या? तो हमें एक चीज ये देखनी है कि जब भी हम कोई ऐसी पॉलिसी या नीति बनाएंगे जो किसी कम्युनिटी के लिए होगी, किसी एक ट्राइब के लिए होगी, तो जाहिर है कि वो किसी दूसरी ट्राइब के लिए अच्छी नहीं होगी, किसी दूसरी ट्राइब को पसंद नहीं आएगी। अ गुड किंग कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी। नाउ एक चीज और, ये तो पहला पॉइंट था कि कोई भी पॉलिसी हर किसी को खुश नहीं कर पाएगी। नो पॉलिसी कैन कीप एनीवन हैप्पी, कैन कीप एवरीवन हैप्पी। ये बात हो गई, कैन कीप एवरीवन हैप्पी। नाउ जो दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन, ये लोकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में एक तरफ से होता है ड्रग्स का व्यापार, ड्रग्स की स्मगलिंग, जो गोल्डन ट्रायंगल एरिया पड़ता है, थाईलैंड और उसके पीछे का एरिया, तो वहां से होता है ड्रग्स का व्यापार, हथियारों का व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन इसलिए और ज्यादा रेलेवेंट बन जाती है। फिर जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग प्लेस है क्योंकि वहां पे बॉर्डर्स हैं, वहां पे पहले भी आपस लग चुका है, पहले भी वहां पे इंसर्जेंसी हो चुकी हैं। नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द ड्रैगन इन द रूम। आपको पता है कि चाइना कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का ट्राई करता है, चाइना कितना ज्यादा हमारे बॉर्डर स्टेट्स को अफेक्ट करता है, चाहे फंड करता है, किसी ना किसी तरह से इंसर्जेंसी प्रोड्यूस करता है, बॉर्डर स्टेट्स में तनाव पैदा करता है, साथ ही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी बना देता है। कई स्टेट्स में हम पहले देख चुके हैं पिछले पास्ट में कि कई स्टेट्स में कई लोगों ने बहुत बार ऐसी भड़काऊ बातें करी हैं, ऐसी अलग होने वाली टेंडेंसी वहां दिखने लगी थी। तो खासकर नॉर्थ ईस्ट में क्यों? क्योंकि वहां पे चाइना का इंफ्लुएंस था। वहां पे चाइना कई बार इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम पैदा करता है कि हमारा ध्यान उधर लगा रहे, इंटरनल डिस्टर्बेंस में लगा रहे और हम अपने रास्ते से भटक जाएं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें हमारी बेस्ट पॉलिसी क्या है। अब याद रखिएगा, जब भी सरकारें कोई ऐसी पॉलिसियां लाती हैं जैसे आरक्षण या सब्सिडीज या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जस्ट टू विन इलेक्शंस, इट ऑलवेज कम्स विद कॉन्सिक्वेंसेस।